हेलो एवरीवन। मेरा नाम आशा सुंदरम है और ये मेरा पहला वीडियो है सुंदरम त्यागी क्लासेस नामक चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एक लॉ या एक एक्ट के सेक्शंस को कैसे पढ़ा जाता है। इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या ग्लोबल लेवल पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ओरिजिन कैसे हुआ और बाकी दुनिया ने क्या स्टेप्स लिया इसको ओरिजिन करने के लिए, इसका स्टार्ट करने के लिए, और इस पर यूनाइटेड नेशन का क्या बोल्ड स्टेप था, और इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब इनैक्ट हुआ और कब अडॉप्ट हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये कैमरा इन बिटवीन स्टार्ट नहीं होगा। तो स्वागत है आप सभी का सुंदरम त्यागी क्लासेस नामक चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर और एक सेक्शन को कैसे पढ़ा जाता है उसके ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि हाउ टू रीड अ सेक्शन। एक लॉज में, एक एक्ट में काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं, तो उन बहुत लोगों को इसको पढ़ने का तरीका नहीं मालूम होता है। तो आपको वो दिक्कत ना हो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस एक्ट को समझें, ताकि आप अगर कहीं से कोई सामान खरीद रहे हो तो आपके साथ कुछ धोखा ना हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक सेक्शन को कैसे पढ़ा जाता है एक एक्ट में और एक लॉ में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सेक्शन 125 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट बी लिखा हुआ है। एक आम आदमी इसको पढ़ेगा सेक्शन 125 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट बी, लेकिन ये तरीका गलत होता है। सही तरीका होता है 125 को एज अ सेक्शन पढ़ना, ब्रैकेट 1 को सब सेक्शन, ब्रैकेट बी को क्लॉज, और उसके बाद भी अगर कुछ ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं तो वो उसको पढ़े जाते हैं एज अ सब क्लॉज। तो इसको हम लोग एज अ करेक्ट तरीके में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 125 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी। और इसके आगे भी अगर कुछ लिखा हुआ है तो हम लोग, अगर मान लीजिए आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में डी, तो हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 125 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी सब क्लॉज डी। तो आप सभी को आगे से दिक्कत ना हो तो इस बात को आप जरूर याद रखें कि एक सेक्शन को कैसे पढ़ा जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो इसको समझने से पहले पहले ये जान लेते हैं कि कंज्यूमरिज्म क्या होता है, क्योंकि कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के साथ। तो कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है कंज्यूमर नीड्स टू गेट प्रोटेक्टेड। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि कंज्यूमर को क्या चीज़ से प्रोटेक्शन का ज़रूरत है और किस चीज़ से प्रोटेक्शन का ज़रूरत है और किस लिए प्रोटेक्शन का ज़रूरत है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस का नाम याद आता है, जिसका नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक कंपनी। इस केस में क्या हुआ था कि जैसे अभी के समय में कोरोना वायरस सबका जीना हराम कर रखा है, उसी तरह इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी ने एक समय में एक हालत खराब कर रखा था लोगों का। तो कार्बोनिक स्मोक कंपनी ने दावा दिया और कहा कि मेरी एक दवा है जिसको खाने से आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगी। जैसा कि अभी के समय में आप लोग जानते होंगे कि हमारे योगी बाबा ने एक दवा निकाला था जिससे उन्होंने दावा किया था कि उसको खाने से कोरोना नहीं होगा। उसी प्रकार इस कंपनी ने दावा दिया। तो कार्दिल नामक एक भाई साहब ने उस दवा को जाके खरीदा और खा लिया, और जो भी प्रिकॉशंस लेने को कहा था वो सब प्रिकॉशंस को लिया, लेकिन सब कुछ लेने के बावजूद उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। तो अब यहाँ पर ये केस जब कोर्ट में गया तो वहाँ पे जज ने वर्डिक्ट में ये कहा कि एक मैन्युफैक्चरर का लायबिलिटी होता है जब कोई भी कोई मेडिकल सामान अगर ऐसा कुछ मार्केट में आता है तो वहाँ पे अगर कुछ भी अगर एक कंज्यूमर को होगा तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर का लायबिलिटी होगा। इसका ठीक बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इसका नाम है डोमिनो वर्सेस स्टेवेंशन। इस केस में क्या हुआ कि डोमिनो और स्टेवेंशन दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। वहाँ पे स्टेवेंशन और डोमिनो काफ़ी अच्छे मित्र थे। तो स्टेवेंशन ने बोला कि भाई आप मेरे तरफ से जूस पियो। तो उस जूस को पीने के समय में डोमिनो ने जब उस जूस को पिया तो उसमें स्नेल्स के कॉम्पोजिशंस, मरे हुए स्नेल के कॉम्पोजिशंस उस जूस में पड़े हुए थे, जिसको पीने के बाद डोमिनो का तबीयत खराब हो गया। अब यहाँ पे लॉर्ड आर्टकिन के पास ये केस आया। तो लॉर्ड आर्टकिन जी ने बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया जो कि अभी भी टॉर्ट के केसेस में फॉलो किए जाते हैं, जो है कि इसमें कहा कि मैन्युफैक्चरर का ड्यूटी होता है, अगर कोई भी ऐसे केसेस, कोई भी अगर ऐसे सामान होते हैं जो अगर एक कंज्यूमर के हेल्थ को अफेक्ट करते हैं तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर का ड्यूटी है कि उस पर वो ध्यान दें, उन सामान को वो ठीक से बनाए। इस जजमेंट को एक 1935 में एक ऑस्ट्रेलिया के जुडिशियल कमेटी ने एक्सेप्ट किया एक केस में जिसका नाम था ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन यूनाइटिंग मिल्क लिमिटेड। अब इसके बाद अब ये तो ऑस्ट्रेलिया का बात हो गया।
अब इसके बाद बहुत प्रचंड लेवल पे इंग्लैंड में कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि बहुत मैन्युफैक्चर लोग, रिटेलर लोग बहुत अन्याय कर रहे थे लोगों के साथ। तो कंज्यूमर मूवमेंट बहुत प्रचंड लेवल पे शुरू हुआ इंग्लैंड में। वहाँ की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी जिसका नाम आप तो जानते होंगे, लेबर पार्टी, उन्होंने एक स्लोगन दिया जिसका नाम था बैटल फॉर कंज्यूमर्स। बैटल फॉर कंज्यूमर में उस एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया गया कि आप एक कमेटी स्टैब्लिश कीजिए, लॉज बनाइए, जिससे कि आप कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दे सके और कंज्यूमर रिलेटेड डिस्प्यूट्स कम से कम समाज में आए। तो इस चीज़ के अंडर और पब्लिक प्रेशर के अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट किया जिसका नाम था मॉलोनी कमेटी। अब हम लोग जानते हैं कि इस मॉलोनी कमेटी के अंदर क्या हुआ। मॉलोनी कमेटी का गठन 1962 में हुआ था, 1962 में। इस 1962 में मॉलोनी जी के अंडर में एक कमेटी गठित किया गया था इंग्लैंड में, और इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि आप कंज्यूमर काउंसिल इस्टेब्लिश कीजिए जो कि एक कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को समझे और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेगी एक आप कैसे मैन्युफैक्चरर से अवेयर हो सकते हैं। और इसके बाद काफ़ी सारा लेजिस्लेशंस और लॉज इनैक्ट करने के लिए मॉलोनी कमेटी ने सजेस्ट किया। अब जब 1962 में इंग्लैंड जैसे ग्रेट और बहुत बड़े देश में, जिस समय कि उसका काफ़ी सारा कब्जा भी था काफ़ी देशों पे, उसने जब ऐसे लॉ गठित किए तो यूनाइटेड नेशन का दिमाग खुला कि जब इतने सारे चीज़ें हो रही समाज में तो इनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आफ्टर ऑल इट इज़ जस्ट लाइक अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द इंटरनेशनल गवर्नमेंट। तो 1985 में कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए इन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया जिसका नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिजोल्यूशन नंबर 39/248, जिसका कि हमारा एक इंडिया भी सिग्नेटरी पार्टनर था। और इस केस में ये कहा गया, इस रिजोल्यूशन में सारे देशों को ये हिदायत दी गई कि आप कंज्यूमर रिलेटेड डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए जल्द से जल्द एक नया कानून लेकर के आएँ जो कि कंज्यूमर को अवेयर करे, एजुकेट करे और उनके डिस्प्यूट्स को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करे। तो ये हुआ था 1985 में। अब इसके बाद 1986 में, 28th सेंचुरी में, 1986 में हमारे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का बिल पास हुआ और उसको 1986 24 दिसंबर 1986 को प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, प्रेसिडेंट का परमिशन मिला। इसके बाद 1987 में ये लॉ इनैक्ट किया गया और फाइनली ये फोर्स में लाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना समय से चला आ रहा केस है। मतलब कार्डिल वर्सेस मो कंपनी में इसको रिकॉग्नाइज किया गया जो कि 19th सेंचुरी का केस है। उसके बाद इसको लाते 1987 में इंडिया में अडॉप्ट किया गया और स्टार्ट किया गया। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई केस नहीं था, इससे पहले कोई लॉ नहीं थे कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए। काफ़ी सारे लॉज थे लेकिन इतनी स्पीडी मैकेनिज्म पे, इतनी स्पीडी रिकवरी के लिए कोई ऐसा पार्टिकुलर लॉ नहीं था। तो अगर हम लोग बहुत सारे लॉज का नाम देखें, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेल ऑफ गुड एक्ट 1927 था, द डेंजरस एक्ट ड्रग एक्ट 1940 था, इंडियन पेनल कोड 1860 में भी काफ़ी प्रोविजंस थे जो हमारे कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। लेकिन कोई पार्टिकुलर लॉ नहीं था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की तरफ। तो फाइनली 1986 में इस लॉज को लाया गया और कंज्यूमर को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही जानेंगे। इसके आगे भी काफ़ी सारे मैं वीडियोस लेके आऊँगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के एम के ऊपर, ऑब्जेक्टिव के ऊपर, और कंज्यूमर काउंसिल क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशंस क्या होते हैं, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, और जो नए नए प्रोविजंस 2019 अमेंडमेंट पे लेके आया गया उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। थैंक यू एवरीवन वीडियो को देखने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू अलॉट।